सुप्रभात। आज हम समकालीन हिंदी कविता नामक पाठ्य पुस्तक में संकलित अति प्रचलित कविता सिंदूर तिलकित भाल का अध्ययन करेंगे, जिसके रचयिता हैं महाकवि नागार्जुन। उनका मूल नाम था वैद्यनाथ मिश्र और उपनाम था यात्री। जीवन परिचय में हमने जाना है कि नागार्जुन घुमक्कड़ प्रवृत्ति के व्यक्ति थे, इसलिए उन्होंने बहुत बार विदेश यात्राएं की और कई बार वो प्रवास काल में भी रहे। सिंदूर तिलकित भाल श्री नागार्जुन जी की सुप्रसिद्ध काव्य रचना है। इस कविता में उन्होंने अपनी प्रवास कालीन वियोग भावना को बड़े संवेदनात्मक शैली से मार्मिकता से अभिव्यक्त किया है। कवि की वेदना 3 खंडों में विभाजित होकर के अभिव्यक्त हुई है। प्रथम वेदना उनकी अपने प्रति है। वो बताते हैं कि उनके अंदर भी महसूस करने वाला, धड़कने वाला हृदय है, जो अपनों को याद करता है, जिनकी भावना के अंदर अपनों की याद है, संवेदना है। और दूसरी वेदना उन्होंने अपनी मातृभूमि शस्य श्यामला मिथिलांचल के प्रति अभिव्यक्त की है। तीसरी वेदना सिंदूर से सुसज्जित स्त्री अपनी पत्नी, सिंदूर लगे हुए भाल वाली अपनी सहधर्मिणी के प्रति अभिव्यक्त की है। इस कविता के प्रारंभ में ही कवि ने यह स्पष्टीकरण दिया है कि ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होता जिसे प्रवास के समय यानी कि अपनों से अलग होने पर वो उनको याद ना आए, अपने प्रियतम की, अपने प्रिय संबंधियों की याद ना सताए। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होता जिसको अपना समाज ना याद आए, अपने हरे भरे खेत, अपनी जन्मभूमि, अपनी मातृभूमि की याद ना सताए। वो बार बार अपनी सहधर्मिणी को याद करते हैं और बार बार कहते हैं, मैं कोई पत्थर दिल इंसान नहीं हूँ, मेरे अंदर भी धड़कने वाला हृदय है। अपनी मातृभूमि को याद करते हुए वहाँ के जो वन प्रदेश हैं, बांस के जो वन थे, तालाब थे और सुंदर लीचियों के, आम के फलों वाले पेड़, धान और वहाँ की सुंदर भूमि, हरी भरी भूमि, हरी भरी घास पर जब कभी वो विश्राम करते थे, उस समय को भी याद कर रहे हैं, उन प्रदेश को भी याद कर रहे हैं। और अंत में वो जब सूर्यास्त के समय उस लालिमा को देखते हैं तो उनको याद आ जाता है अपने सहधर्मिणी के मस्तक पर लगा हुआ वो सुंदर सजा हुआ चमकता हुआ तिलक, जो उनको बार बार अपनों की भी याद दिलाता है, मातृभूमि की भी याद दिला रहा है। तो आइए हम करते हैं व्याख्या। तो कवि कह रहे हैं, घोर निर्जन में परिस्थिति ने दिया है डाल, याद आता है तुम्हारा सिंदूर तिलकित भाल। तो यहाँ पर कवि अपनी परिस्थितियों को अभिव्यक्त करते हुए, परिस्थितियों की तरफ एक सुंदर संकेत इशारा करते हुए कह रहे हैं कि मुझे यहाँ पर प्रवास के समय परिस्थितियों ने बहुत अकेले में डाल दिया है। मैं अत्यंत अकेला महसूस कर रहा हूँ। इस समय मुझे लग रहा है कि यहाँ पर कोई भी नहीं है, निर्जन, यहाँ जन रहित, जहाँ पे कोई ना हो, सुनसान हो, घोर माना अधिक, कि बहुत तरह से मैं अपने आप को अकेला महसूस कर रहा हूँ। वैसे तो यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, कहने को सब हैं, परंतु अपना कोई भी नहीं है जो मेरा अपना प्रियजन हो। याद आता है तुम्हारा सिंदूर तिलकित भाल, कहते कि मुझे इस समय अकेलेपन में तुम्हारा सिंदूर से सजा हुआ मस्तक बहुत आकर्षित कर रहा है, मुझे बहुत याद आ रहा है। कौन है वो व्यक्ति जिसको चाहिए नया समाज? अब कवि एक प्रश्नात्मक शैली में अपने भावों को अभिव्यक्त कर रहे हैं। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होता जिसको समाज ना चाहिए हो, कोई भी अकेला नहीं रहना चाहता, क्योंकि मानव एक सामाजिक प्राणी है।
समाज में ही उसकी उन्नति होती है, समूह में यानी कि संगठन में ही उसका उत्थान है। कौन है वो? एक जिसको नहीं पड़ता दूसरे से काज, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसको किसी से कोई काम ना पड़ता हो, जो अकेले ही सब कार्य पूरा कर सकता हो, ऐसा कोई भी नहीं है। चाहिए किसको नहीं सहयोग, सहयोग कोऑपरेशन। ऐसा कौन व्यक्ति है जो बिना किसी के दूसरे के सहयोग से सभी कार्य संपन्न कर सकता हो? नहीं। चाहिए किसको नहीं सहवास, सहवास अर्थात सह साथ, वास माना रहना, कि किसी का साथ किसको पसंद नहीं है, यानी कौन अकेले रहना चाहता है, कौन चाहेगा कि उसका शून्य में टकराए उच्छ्वास। कहते एक इंसान, एक मनुष्य, सचेतन प्राणी कोई भी इस प्रकार का नहीं होता, चाहे कितना ही नकारात्मक ऊर्जा वाला हो, लेकिन हर व्यक्ति सबका किसी ना किसी व्यक्ति का तो साथ चाहता ही है। ऐसा कौन होगा कि जो चाहता हो? उच्छ्वास माना होता है श्वास, आने जाने वाली सांस, कि उसकी आने जाने वाली सांस सिर्फ दीवारों से टकराए, शून्य में टकराए, सन्नाटे में ही उसकी सांस चलती रहे, आसपास कोई भी उसका प्रियजन ना हो, सिर्फ अकेला ही वो वहां पर प्राण युक्त व्यक्ति हो, कोई भी वहां पे प्राणधारी इंसान ना हो। तो यहाँ पर वो अपना स्पष्टीकरण दे रहे हैं कि कोई व्यक्ति अकेला नहीं रह सकता, हरेक को एक दूसरे का साथ चाहिए। तो यहाँ कवि कहते हैं, हो गया हूं मैं नहीं पाषाण। पाषाण का अर्थ होता है पत्थर। कहते कि मेरा हृदय पत्थर जैसा नहीं हो गया कि जो मुझे किसी की परवाह ही ना हो, मुझे किसी की याद ही ना आए, कि जैसे पत्थर हो उसको डाल दे कोई कहीं भी, जैसे पत्थर है उसको कोई भी कहीं रख दे और वो किसी का भी ना तो विरोध करता है, ना ही वो किसी प्रकार से करेगा, वो कुछ नहीं अनुरोध बना प्रार्थना अर्थात आग्रह या अपनी बात रखे कि ऐसा मैं पत्थर दिल नहीं हूं कि जैसे कोई पत्थर ना विरोध कर सकता है ना आग्रह कर सकता है, वेदना ही नहीं उसके पास। जो पत्थर है उसके पास कोई भी संवेदना नहीं होती है, वो कोई भी अपने भावों को व्यक्त नहीं करता है। तो कहते मैं भी उस तरह का पत्थर नहीं हूं, मैं अपनी पीड़ा को महसूस करता हूं। तो फिर कहते हैं फिर उठेगा कहाँ से निश्वास? अगर कोई पत्थर हो उसके अंदर सांस तो उठता ही नहीं है, वो सांस ले ही नहीं सकता, प्राणहीन होता है वो। तो इसी तरह कहते हैं कवि कि अगर मैं पाषाण होता यानी मैं पत्थर होता तो इस तन के अंदर श्वास ना होता। तो कहते हैं कि अगर जो पत्थर बन जाता है उसके अंदर से पीड़ा वाली श्वास नहीं उमड़ती है। तो यहाँ कवि के हृदय के अंदर आज बड़ी वेदना है, संवेदना है, पीड़ा अभिव्यक्त हो रही है। तो कहते मैं आज मुझे पता लग रहा है कि मैं भी सहृदय व्यक्ति हूँ, मैं पत्थर नहीं हो गया हूँ। अगर मैं पत्थर हो गया होता तो आज ऐसी पीड़ा वाली भावना मेरे अंदर बार बार उभर कर ना आती। अब फिर से स्पष्टीकरण दे रहे हैं, याद आते स्वजन, मुझे अपने जन, अपने संबंधी प्रियजन याद आ रहे हैं। ऐसे प्रियजन जिनकी स्नेह से भीगी अमृतमय आंख, आंखों में अमृतमय भीगी यानी कि जो आंसुओं से भीगी हुई थी, जिनकी आंखें मेरे प्रेम में, मेरे प्रति प्रेम के कारण आंसुओं से भीगी रहती थी, आज मुझे वो लोग भी याद आ रहे हैं। स्मृति विहंगम की कभी थकने ना देगी पांख। स्मृति माना याद, विहंगम माना पक्षी, कि आज मेरे अंदर का जो पक्षी है वो है याद का पक्षी, स्मृति का पक्षी जो आज फड़फड़ा रहा है, बार बार मुझे याद आ रही है। वैसे तो जो पक्षी हैं पंख हिलाते हैं, फड़फड़ाते हैं, फिर थक कर वो टिक जाते हैं,
लेकिन कहते मेरे अंदर जो ये स्मृति याद नामक पक्षी के जो पंख हैं, फड़फड़ा रहे हैं, वो कभी नहीं थकेंगे, वो और ज्यादा ही फड़कते रहेंगे, हिलते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे। आगे कवि कहते हैं, याद आता है मुझे वो तरोनी गांव, उनके गांव का नाम है तरोनी, तो उनको अपना गांव याद आ रहा है। याद आती लीचियां, ये फल लीचियां, आम के फल याद आ रहे हैं। याद आते मुझे मिथिला के रुचिर भूभाग वो पृथ्वी के भाग, मिथिलांचल याद आ रहा है। याद आते धान, वहाँ के अनाज, सब प्रदेश, अनाज युक्त प्रदेश याद आ रहे हैं। याद आते कमल, ऐसे तालाब जहाँ पर कमल के फूल थे, कुमुदनी के फूल थे। तालम मखान, वो ताल यानी कि तालाब जहाँ पे मखाने, यानी कि वो ताल मखान हमें याद आ रहे हैं। मेरे अंदर आज वो उमड़ उमड़ कर वो यादें प्रकट हो रही हैं। याद आते शस्य श्यामल, जनपदों के रूप गुण अनुसार ही रखे गए वो नाम। तो यहाँ कवि कहते हैं मुझे अपने क्षेत्रों के नाम भी याद आ रहे हैं। शस्य श्यामल, हरे भरे राज्यों के, क्षेत्रों के नाम याद आ रहे हैं, जो उनके नाम उनके रूप के अनुसार, सुंदरता के अनुसार, योग्यता के अनुसार रखे गए थे। तो वो स्थान मुझे अपनी ओर खींच रहे हैं, मेरी स्मृति में उभर उभर कर आ रहे हैं। याद आते वेणुवन, वेणु माना होता है बांसुरी, बांसुरी बनती है बांस से, तो कहते कि वो बांस के वन याद आ रहे हैं। नीले रंग के, नीलिमा के कमल के फूल याद आ रहे, नीले माना स्थान याद आ रहे हैं। अति, बहुत, अभिराम, सुंदर, कि वहाँ के बहुत सुंदर बांस के जंगल, वो स्थान मुझे बार बार याद आते हैं। धन्य वे जिनके मृदुलतम अंक, अब कह रहे हैं कि वो स्थान धन्य है जिनके अंक माना होता है वैसे तो गोद, कि जिनकी गोद बहुत मृदुलतम, कोमल थी, अर्थात जहाँ हरी भरी सुकोमल सुंदर सरल घास थी, और वो जैसे गोद की तरह बिछी रहती थी और अपनी गोद में वो सबको आराम देती थी। ऐसे बगिया की घास मुझे याद आ रही है। हुए थे मेरे लिए पर्यंक, पर्यंक होता है पलंग, कि ऐसे स्थान जिस पर नरम घास थी और वो एक गोद की तरह थी, और कई बार वो मेरे लिए पलंग बन जाया करते थे। धन्य वे जिनकी उपज के भाग, अन्न पानी और भाजी साग, कि वो स्थान भी धन्य है जहाँ पर उपजाऊ भूमि थी और वहाँ पर फसल उगा करती थी, अन्न पानी था, भाजी साग सब्जी पैदा होती थी और हम वो खाते थे। फूल फल और कंदमूल, ऐसे फूल फल जो पेड़ों पर थे, कंदमूल जो कंद मूल जड़ें यानी धरती वाले फल थे, अनेक विध प्रकार से। मधु वैसे तो होता है, शहद भी होता है, और मधु यानी कि बसंत के लिए भी है। तो उस समय की वहाँ की ऋतुएं, वहाँ के शहद मांस मुझे याद आते हैं। विपुल उनका ऋण सदा सकता नाम है दशमांश, विपुल माना होता है बहुत, प्रकार से उनका ऋण, कहते कि मेरे ऊपर उनका अनेक प्रकार से कर्ज है, क्योंकि मैंने सबसे पालना ली है, सबसे सहयोग लिया है, तो मेरी भी उनके प्रति कोई ना कोई जिम्मेवारी है, मेरा भी फर्ज है, मेरे ऊपर उनका कर्ज है। सदा सकता नाम है दशमांश, दशमांश कहते हैं 10वां हिस्सा, दसवांध, कहते मैं तो उनके प्रति अपने जो फर्ज का 10वां हिस्सा भी नहीं दे सका हूँ, मैं उनके प्रति अपना कोई भी फर्ज नहीं निभा पाया हूँ। आगे कवि कहते हैं, ओह यद्यपि पड़ गया हूँ दूर उनसे आज। तो यहाँ कवि कह रहे हैं कि जबकि मैं हरेक से दूर हो गया हूँ, अपनों से, अपने समाज से, अपने परिवार से, अपनी मातृभूमि से, हृदय से पर आ रही है आवाज, कहते लेकिन मेरे हृदय के अंदर से वो दर्द भरी आवाज
उमड़ उमड़ कर बार बार आ रही है। धन्य वे जन्य, वही धन्य समाज। कहते वो स्थान भी धन्य है, वो समाज भी धन्य है, वो जगह भी धन्य है। यहाँ भी तो मैं हूँ नहीं असहाय। फिर यहाँ पर अब और बता रहे हैं कवि, कहते कि मैं यहाँ पे असहाय बेसहारा नहीं हूँ। यहाँ भी व्यक्ति और समुदाय, यहाँ पे भी लोग हैं, यहाँ पे भी समाज है, समुदाय अर्थात समाज। किंतु जीवन भर रहूं फिर भी प्रवासी ही कहेंगे हाय। लेकिन उनके अंदर एक पीड़ा है, कहते हाय परंतु जीवन भर ताउमर यहाँ पर मैं प्रवासी अर्थात विदेशी ही कहलाऊंगा। चाहे मुझे यहाँ पर कितने वर्ष हो जाएं तो भी मैं यहाँ पर दूसरे देश से आया हुआ विदेशी व्यक्ति कहलाऊंगा। और कहते अगर मेरे यहाँ पर प्राण निकल जाते हैं, मैं मरूंगा तो चिता पर 2 फूल देंगे डाल। कहते वो मेरा संस्कार कर देंगे, श्रद्धांजलि दे देंगे, एक फर्ज के रूप में 2 फूल डाल देंगे। समय चलता जाएगा निर्बाध अपनी चाल, निर्बाध बना बिना रुकावट के। तो समय निरंतर गतिशील है, वो आगे बढ़ता जाएगा और आगे चलता जाएगा। लेकिन फिर सब मुझे समय रहते भूल जाएंगे, यहाँ पर कोई भी मुझे फिर याद नहीं करेगा। तो इस तरह से और कहते हैं सुनोगी तुम तो उठेगी हुक, मैं रहूंगा सामने तस्वीर में प्रमुख। कहते कि शाम के समय अब वो जो पश्चिम दिशा में सूर्यास्त का समय देख रहे हैं और उस समय उनको एक विशेष याद आ रही है। कहते जब तुम्हें पता चलेगा मेरे लिए यह समाचार तुम्हें प्राप्त होगा मेरी मृत्यु का, तो तुम्हारे अंदर एक हुक, एक दर्द भरी पीड़ा उठेगी। तब मैं रहूंगा सामने तस्वीर में, मैं मूक माना चुपचाप। तो उस समय मैं तुम्हारे सामने दीवार के ऊपर तस्वीर में रहूंगा और कुछ नहीं बोल सकूंगा। सांध्य नभ में पश्चिमांत समान, लालिमा का जब करुण आख्यान, सुना करता हूँ सुमुखी उस काल, याद आता तुम्हारा सिंदूर तिलकित भाल। तो सांध्य समय, संध्या के समय, नभ में आकाश में, पश्चिमांत पश्चिम अंत में, पश्चिम दिशा की ओर जब सूर्यास्त हो रहा होता है और उस समय का लालिमा का प्रकाश, लालिमा जो पूरे वातावरण में होती है, कहते उस समय का मैं जब दृश्य देखता हूँ तब वो करुणा युक्त दृश्य होता है, आख्यान। और उस समय की ये छोटी छोटी कथाएं मुझे याद आ जाती हैं, सुना करता हूँ। तो अपने मन के उस कोने से जो आवाज आती है, वो जो बीते हुए समय की कहानियां हैं, कहते मैं उनको सुनता हूँ। कब सुनता हूँ? संध्या के समय, पश्चिम दिशा में जब सूर्यास्त हो रहा होता है, तो उस समय मेरे दिल के कोने में छिपी हुई यादों की कथाएं सुनता हूँ। सुमुखी, हे सुंदर मुख वाली सुंदरी मेरी प्रियतमा, उस काल मुझे आता है तुम्हारा सिंदूर तिलकित भाल। कहते उस समय मुझे तुम्हारा सिंदूर से सजा हुआ सुंदर मुख याद आता है और मैं बहुत विचलित हो जाता हूँ, वियोग में हो जाता हूँ। इसमें से एक पहरा रह गया है, उसकी हम ऐसे ही व्याख्या कर देते हैं। तो मैं न साधारण सचेतन जंतु, यही हाँ ना किंतु और परंतु। कहते मैं एक साधारण व्यक्ति हूँ, एक सचेतन प्राणी हूँ। मेरे अंदर अब कोई भी प्रकार का ना हाँ है, ना किंतु है, ना यदि, ना तो, ना परंतु। यहाँ है सुख दुख का अवबोध। कहते कि मैं अपनों से दूर हूँ, मुझे सुख और दुख का बोध हो रहा है। यहाँ है प्रत्यक्ष और अनुमान। कहते कि मैं यहाँ अपने सामने सब कुछ देख भी रहा हूँ और अपने अनुमान के साथ अपनी पीड़ा को भी महसूस कर रहा हूँ। यहाँ स्मृति विस्मृति के सभी के स्थान, तभी तो तुम आती याद प्राण। तो कहते यहाँ पर स्मृति यथार्थ याद आने के, विस्मृति अर्थार्थ भूलने के। कहते यहाँ पर
ऐसे स्थान हैं, उन स्थानों को देख करके कुछ चीजें मुझे और ज्यादा याद आने लग जाती हैं, और कुछ ऐसे स्थान हैं जहां पर पिछली यादें मैं भूल जाता हूँ। तो यहाँ कवि कह रहे कि मैं साधारण नहीं हूँ, सचेतन जंतु, मैं एक सचेतन प्राणी हूँ, प्राण युक्त महसूस करने वाला प्राणी हूँ। मेरे अंदर किसी भी प्रकार का कोई भी रोष नहीं है। मैं यहाँ है सुख दुख का अवबोध, मैं हर प्रकार के सुख और दुख को महसूस करता हूँ। यहाँ पे जो मुझे प्रत्यक्ष साकार रूप में जो मुझे दिखाई दे रहे हैं, प्रत्यक्ष है, मेरे सामने हैं, और जो नहीं है अनुमान, उनके प्रति मैं अनुमान लगाता हूँ। और इसीलिए यहाँ स्मृति विस्मृति के सभी के स्थान, यहाँ पर भूलने के याद करने के सारे स्थान हैं, लेकिन फिर भी तुम याद आती प्राण कि हे प्रिय, तुम मुझे बार बार याद आ रही हो गया हूँ मैं नहीं पाषाण, मैं पत्थर नहीं हो गया हूँ, मेरे अंदर भी वो धड़कने वाला हृदय है। तो यहाँ पर कवि ने अपनी संवेदनाओं को अभिव्यक्त किया है। अब हम देखते हैं विशेष। इस कविता में भाषा सरल, सहज और भावानुकूल है, शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है, तत्सम व तद्भव शब्दावली का प्रयोग हुआ है, प्रसाद गुण है, अभिधा शब्द शक्ति है, अनुप्रास व रूपक अलंकार का सुंदर प्रयोग हुआ है, दृश्य बिंब की योजना की गई है, ज्ञात्मक, वर्णनात्मक और कई जगह पे प्रश्नात्मक, आत्मकथात्मक शैली का दर्शन हो रहा है। तो इस प्रकार ये सुंदर कविता की व्याख्या थी। आशा है आपको समझ आ गई होगी।